नमस्कार दोस्तों, मैं जीसी पांडे और हम लोग इस समय क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ कंटेंट पर भी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें ये आज का जो कंटेंट है वो हम उद्देशिका पर देने जा रहे हैं। भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। वो किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यानी आप सिविल सर्विसेज की दे रहे हो, या फिर आप टीजीटी पीएचडी एलटी ग्रेड या इन सबसे के एग्जाम्स दे रहे हैं, तो वो एज ए ऑप्शनल भी और एज ए जीएस भी इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है और संविधान में इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो कंटेंट में हम आज स्टार्ट करते हैं संविधान की उद्देशिका। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत किसमें प्रतिबिंबित होता है? कुछ सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उन फैक्ट्स में हम बात कर रहे हैं अभी कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत किसमें प्रतिबिंबित होता है। तो वास्तव में जो संविधान निर्माता थे, जैसे आप जानते हैं, एक उद्देश्य प्रस्ताव आया था और उस उद्देश्य प्रस्ताव को, जिसमें कि बीएन राव साहब ने उसको लिखा था और जवाहरलाल नेहरू साहब ने जो है वो उसको प्रस्तुत किया था, और अल्टीमेटली बाद में वही जाकर के उस संविधान की उद्देशिका बना या प्रस्तावना बना। ठीक है, या प्रियम्बल कहते हैं उसको। तो ये जो संविधान की उद्देशिका है या प्रस्तावना है, एक्चुअली ये है क्या? वास्तव में ये संविधान की एक सेंट्रल आइडिया है। संविधान का, हमारा संविधान कैसा होगा उसकी एक प्रारंभिक रूपरेखा है। तो उस प्रारंभिक रूपरेखा में हमारा संविधान कैसा होगा उसकी एक कुछ आधारभूत बातें उसमें रखी गई हैं। ठीक है ना? तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि वास्तव में संविधान के निर्माता चाहते क्या थे, वास्तव में भारत का संविधान किस प्रकार का बनना चाहिए, इस मत का, यह मत अगर किसी में प्रतिबिंबित होता है तो नो डाउट उसे हम क्या कहेंगे? उद्देशिका कहेंगे। उद्देशिका ही ये बताती है कि संविधान निर्माता किस प्रकार का संविधान चाहते थे। अगला कह रहा है, भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है संविधान की प्रस्तावना। जाहिर सी बात है कि भारतीय संविधान का क्या उद्देश्य है, इसको कौन प्रतिबिंबित करता है? संविधान की प्रस्तावना। वही मैंने बताया अभी आपको कि किस प्रकार का आप संविधान बनाना चाहते हैं, किस प्रकार के संविधान की रचना आप चाहते हैं, करना चाहते हैं, यह उद्देश्य ही क्या है? उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो उसे ही क्या कहते हैं? आप प्रस्तावना कहते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? दरअसल यहां पर दो स्टेटमेंट जानिएगा। अगर आप संविधान की आत्मा कहेंगे और सामान्य संदर्भों में कहेंगे तो संविधान की आत्मा संविधान की उद्देशिका है। यहां आत्मा से मतलब है सेंट्रल पॉइंट, आत्मा से मतलब है उसका मूल। ठीक है, तो मूल क्या है संविधान का? संविधान की उद्देश्य क्या है? लेकिन चूंकि यहां पर एक डॉक्टर अंबेडकर साहब का स्टेटमेंट आया था, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है भारतीय संविधान में, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इन संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो अगर इस संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय किसको कहा है, तब क्या होगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार आ जाएगा उसमें आंसर में। लेकिन यहां अगर वैसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा क्या है, तब आप क्या कहेंगे? उद्देशिका जो है, यानी आमुख भी उसको कहते हैं, प्रस्तावना भी उसे कहते हैं, प्रियम्बल भी उसे कहते हैं, यही क्या है? संविधान की आत्मा है। 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य में से कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? आप जानते हैं ये मूल संविधान में समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द सम्मिलित नहीं था। ठीक है ना? लेकिन इसको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? आप समझते हैं इस चीज को। इसको संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन था, ठीक है ना, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में, ये संविधान की उद्देशिका में इनको जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये जो संविधान की प्रस्तावना थी कौन सी? जब हमने प्रारंभिक संविधान को जब अंगीकृत किया था
आत्मर्पित किया था, ठीक है, वो था 26 जनवरी 1949, ठीक है। तो वास्तव में ये वास्तव में क्या है, ये दो शब्द दो यहां पर डेटें आती हैं, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950। अब अगर हम दोनों संदर्भों में देखना चाहें इसको, हम इसको किसी भी संदर्भ में देखना चाहेंगे, दोनों ही संदर्भ की हम बात कर रहे हैं, दोनों ही रेफरेंस की बात कर रहे हैं, तो दोनों ही रेफरेंस में ये जो आपका दोनों ही रेफरेंस में ये पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जो है ये मूल प्रस्तावना में नहीं था, ठीक है। इसको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, ठीक है। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो वास्तव में उस समय भाई जो हमने संविधान अंगीकृत किया, आत्मार्पित किया, यानी पूरे देश को समर्पित किया, पूरे देश के लोगों ने उसको क्या किया, अंगीकृत, क्योंकि हम भारत के लोग, मतलब संविधान सभा ये कहती है, रिप्रेजेंट करती है कि हम भारत के लोग, संविधान सभा चूंकि भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, तो जाहिर सी बात है कि हम भारत के लोग का मतलब क्या हुआ, भारत के लोग, भारत की जनता और संपूर्ण भारत की जनता। तो उस समय जो संविधान हमने अंगीकृत किया था वास्तव में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था और लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात करता है, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात कर रहा था और 100% ऑटोनॉमिटी की बात कर रहा था, किसी भी रेफरेंस में 100% ऑटोनॉमिटी की बात कर रहा था, ठीक है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान अंगीकृत किया था वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था और लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में सही क्रम है, सही क्रम है, तो क्या है सही क्रम? सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, ठीक है। तो अगर एक सीक्वेंस में इसको समझे, सबसे पहले सार्वभौम आएगा, फिर सत्ता संपन्न आएगा, फिर समाजवादी आएगा, फिर धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष आएगा और फिर जनवादी, गणतंत्र यानी लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। आगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? कैसे घोषित किया गया है? एक सार्वभौम रूप में घोषित किया गया है, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी स्वरूप में, ठीक है, क्योंकि 42वें के माध्यम से क्या किया गया, इसको जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष को भी उसी के माध्यम से जोड़ा गया और लोकतंत्रात्मक गणराज्य तो पहले से ही शब्द इसमें शामिल था, ठीक है। तो इन दो शब्दों को बाद में जोड़ दिया गया, ठीक है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौमिक यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां किया गया है? जाहिर सी बात है प्रस्तावना में किया गया है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। यहां पर लौकिक सार्वभौमिकता का मतलब होता है सब कुछ दिखाई पड़ने वाली सार्वभौमिकता, ठीक है, सबके सम में है। तो वास्तव में किसमें दिखाई पड़ती है? हम भारत के लोग, क्योंकि यहां साफ साफ ये हम भारत के लोग शब्द जो है ये एक्सप्लेन करता है कि हम संविधान जो है वो सभी के लिए है, संविधान की जो बातें हैं वो सबके द्वारा हैं और अगर स्वीकार कर रहे हैं तो सब लोग स्वीकार कर रहे हैं, हम भारत के लोग, ठीक है। अगला कह रहा है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत माना जाता है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यानी किसी भी जाति, धर्म, पंथ, क्षेत्र, ठीक है, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेद नहीं है। सबको, हम भारत के लोग में सभी मनुष्यों को सभी लोगों को एक मनुष्य के तौर पर स्वीकार किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत माना जाता है। क्या? सार्वभौमिकता का सिद्धांत, ठीक है। सार्वभौमिकता का सिद्धांत, अगर हम एक यूनिवर्सल थ्योरम इसकी हम बात करें तो ऐसे में आप हमें कह सकते हैं कि सार्वभौमिकता यह बताती है कि सभी मनुष्य एक समान हैं,
किसी प्रकार से कोई भी भेद नहीं है और हम उनको मानव के परिप्रेक्ष्य में ही देखते हैं। तो यहां हम भारत के लोग में सार्वभौमिकता शब्द से जो आशय बनाया गया है वो इसी प्रकार से बनाया गया कि यह सबके लिए है और सार्वभौमिक है। ठीक है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। क्या है भाई? कल्याणकारी राज्य का मतलब ही होता है जब हम एक वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, जब हम एक वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो वेलफेयर स्टेट का मतलब ही होता है कि जो कमजोर वर्ग हैं, भाई कल्याण की आवश्यकता सबसे अधिक किसको पड़ती है? जिसको आवश्यकता है। और आवश्यकता किसको है? जो कमजोर है। तो कमजोर वर्गों का कल्याण करना ही कल्याणकारी राज्य का एक प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए और भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की संकल्पना उद्देशिका में ही की गई है। तो वास्तव में कमजोर वर्गों, इसीलिए हर सरकार क्या करती है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करती है और यह किसी प्रकार से भी कमजोर वर्गों पर एहसान नहीं होता, बल्कि यह एक क्रियाकलाप का भाग है, सरकारी क्रियाकलाप का एक भाग है, क्योंकि उद्देशिका या संविधान इसके लिए प्रतिबद्ध, अपने आप को प्रतिबद्ध बनाता है। ठीक है। भारत को कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? भारत को कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो कौन वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना वर्णित करती है। मैंने अभी बताया आपको कि मूल संविधान में धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था, बल्कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया? प्रस्तावना में इसको समाजवादी शब्द के साथ जोड़ा गया। समाजवादी शब्द के साथ क्या किया गया? इसको जोड़ा गया कुल मिलाकर के। लेकिन जब जोड़ा गया तो इसका भाग बन गया, यानी भारत वर्तमान संदर्भों में एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कभी कभी पंथ निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता में थोड़ी समस्या हो जाती है समझने में। ठीक है। लेकिन उसका मूल उद्देश्य यही है कि राज्य किसी भी धर्म को प्रश्रय नहीं देगा, लेकिन राज्य किसी भी धर्म से विभेद भी नहीं करेगा। यानी सभी धर्मों को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने का अधिकार है, लेकिन राज्य इस संदर्भ में कोई भूमिका नहीं निभाएगा। यदि किसी धर्म से संदर्भ में समस्याएं आती हैं तो उसमें वो जो वैधानिक कार्यवाही होती है वो जरूर करेगा, लेकिन किसी धर्म को पोषित करने में या किसी धर्म को पीछे करने में इसकी कोई भूमिका नहीं होगी। ठीक है। तो ये किसमें कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। ठीक है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है? कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। अभी हमने क्या बताया? आपको यही बताया कि राज्य किसी धर्म को पोषित नहीं करता, राज्य किसी धर्म का भी भेद नहीं करता। मतलब क्या है? राज्य का कोई धर्म नहीं है, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। यहां ध्यान देने की बात है कि दो तरीके से चीजें होती हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति होता, कहीं की भी जनता होती है, किसी भी राष्ट्र की जनता होती है, जनता हमेशा धर्म सापेक्ष होती है। यानी जनता यानी मोस्ट लाइकली क्या होता है कि किसी भी राज्य के अधिकतर पीपल क्या होते हैं? धार्मिक होते हैं। तो व्यक्ति जो है क्या है? धार्मिक है। यानी जनता धार्मिक हो सकती है, लेकिन राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, राष्ट्र स्वयं धर्मनिरपेक्ष है। तो राष्ट्र स्वयं में धर्मनिरपेक्ष है, इसका मतलब यह बताता है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यानी धार्मिक आधार पर वो क्या है? एक अपने आप को उदासीन बिंदु पर रखने का प्रयास करता है। ठीक है। तो उसका राष्ट्र धर्म क्या है? राष्ट्र धर्म उसका संविधान है। संविधान जैसा होगा वैसे, संविधान में जैसा कहा गया वैसा वो करेगा, लेकिन उसका स्वयं का और कोई धर्म नहीं होता है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति भी धर्मनिरपेक्ष हो जाए, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति धर्म सापेक्ष होते हैं। मोस्ट लाइकली धर्म क्या होते हैं? व्यक्ति क्या होते हैं? धर्म सापेक्ष होते हैं। हाँ, राष्ट्र स्वयं में धर्म निरपेक्ष हो सकता है, जैसा कि भारत के संदर्भ में प्रस्तावना आपकी कहती है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न और लोक कल्याण में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? लोक कल्याण शब्द। ये जो लोक कल्याण शब्द है ये संविधान की उद्देशिका में नहीं है। अगर आप उद्देशिका को देखेंगे तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष फला फला बनाना चाहते हैं, लेकिन लोक कल्याण वाली बात कहीं पर नहीं है। हाँ, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की बात जरूर है, लेकिन लोक कल्याण, ठीक है, शब्द का इस्तेमाल संविधान की उद्देशिका में नहीं किया गया है। कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो आप जानते हैं, समाजवादी शब्द जोड़ा गया,
पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, ठीक है, एकता व अखंडता शब्द जोड़ा गया, ठीक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो आप जानते हैं 3 प्रकार के न्याय की बात आपकी प्रस्तावना में की गई है, ठीक है, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, और 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, और 1 प्रकार के भ्रातृत्व की बात की गई है, ठीक है। तो न्याय में क्या जाएगा? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ठीक है। और अलग अलग प्रकार की 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात भी की गई है यहां पर, और विभिन्न प्रकार की समानता और 1 प्रकार के भ्रातृत्व की बात भी की गई है। भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? अब ये बात हो गई हमारी कि राजनीतिक न्याय, ठीक है, और सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय दोनों का जो वर्णन किया गया है वो कहां किया गया है? एक तो उद्देशिका में किया गया है, दूसरा आर्थिक न्याय तभी मिलेगा जब आर्थिक स्तर पर बराबरी का प्रयास किया जाए, और बराबरी का प्रयास कैसे किया जाएगा? जो कमजोर वर्ग हैं, ठीक है, जो दुर्बल वर्ग हैं, उनके लिए सरकार ऐसी नीतियां या कार्यक्रम बनाए जिनके माध्यम से सरकार इस उद्देश्य को प्राप्त कर सके, यानी लोगों को सामाजिक न्याय या लोगों को आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या सामाजिक न्याय दे सके। उसके लिए राज्य को निर्देशित करने वाले तत्व यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी इसकी व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को किन अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? वास्तव में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16, ठीक है। अगर समानता के अधिकार का में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 को अगर आप साथ साथ पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो ही आप क्या भाई, अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि अगर सभी लोग क्या हैं, विधि के समक्ष समान हैं। 15 कहता किसी भी आधार पर उसे आप आपस में विभेद नहीं करते हैं, ठीक है। और 16 आपको कहता है भाई 16 इसी चीज को आगे प्रतिबिंबित करता है कि अगर सब कुछ समान है यहां पर, तो जाहिर सी बात है कि आप कार्य के आधार पर भी विभेद नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जब आप समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत की बात करते हैं तो वास्तव में अनुच्छेद 14, 16 और कह सकते हैं 15 को भी साथ में मिला के पढ़ना चाहिए, ठीक है। तभी आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं किसके स्वरूप में? मौलिक अधिकारों के स्वरूप में, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान किस प्रकार का होना चाहिए? संविधान में किस आधार पर काम करेगा, किस प्रकार का संविधान का स्वरूप होगा, इसका पूरी रूपरेखा कहां दी गई है? उद्देशिका में दी गई है। और उसी रूपरेखा को आगे किसमें? मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है, और मौलिक कर्तव्यों में। यानी मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार आपको विभिन्न प्रकार के अधिकार देते हैं जो प्रस्तावना में कहा गया है उससे संबंधित। इन अधिकारों को कैसे दिया जाएगा, राज्य कैसे देगा, किस प्रकार की नीति या कार्यक्रम बनाएगा, उसका पूरा वर्णन कहा दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तौर पर। लेकिन अधिकार और निर्देशक तत्व यानी अधिकार आपको प्राप्त हो गए और सरकार को नीतियां या कार्यक्रम बनाने के लिए एक डायरेक्शन दे दी गई, तो ऐसे में आपका भी एक कर्तव्य बनता है। क्या बनता है? एक कर्तव्य बनता है कि आप जो है एक सभ्य नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करें। केवल अधिकार प्राप्त कर देने से या सरकार के द्वारा नीति या कार्यक्रम बना देने से उद्देश्य पूरा नहीं होता है जब तक कि किसी भी देश के नागरिक उस व्यवस्था में पार्टिसिपेट ना करे, उस व्यवस्था में भागीदार ना बने। तो वो तभी बन पाएंगे जब वो अपने कुछ मूल कर्तव्यों को निभाएंगे, ठीक है। विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता में से
कौन सा भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट यानी शामिल नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता। ये जो आर्थिक स्वतंत्रता शब्द की बात करते हैं हम, ठीक है ना, ये वास्तव में संविधान में इसमें संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं किया गया है, बल्कि विचार की स्वतंत्रता की बात की गई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है, एक ही बात है, और विश्वास की यानी पूजा की स्वतंत्रता की बात भी की गई है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता संबंधी कोई बात नहीं की गई है। बंधुत्व, संप्रभु, समानता व अखंडता शब्दों में से कौन सा वर्ष 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? अभी ये 2-3 बार बातें आ गई हैं। ये अखंडता शब्द जो है इसमें सम्मिलित नहीं था। भारतीय संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। भारतीय संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। ठीक है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। वास्तव में उद्देशिका का लक्ष्य, उसके आमुख यानी उद्देशिका का जो लक्ष्य है वो यही था कि उसके नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिले, राजनीतिक न्याय मिले, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहे, ठीक है, और इस प्रकार से अवसर की समानता भी रहे, और साथ में ये भी ध्यान रहे कि व्यक्ति की गरिमा का भी हनन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक गरिमा होती है, छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, ठीक है, उसकी गरिमा या प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता की भी रक्षा होनी चाहिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, किसमें? 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? उद्देशिका में संशोधन किया गया था। ये हम आपको पहले ही बता चुके। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो इसको हम पिछले वीडियो में आपको हम बता चुके हैं, या हम आगे फिर इसको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट व्याख्या की हुई है 2 मामलों में। एक में इसको कहा है कि यह संविधान का भाग नहीं है, एक में यह माना है कि नहीं यह संविधान का भाग है। यह अलग बात है कि इसको प्रवर्तित करने के लिए, लागू करने के लिए सरकारें बाध्य नहीं हैं। हाँ, लेकिन अगर सरकार को ऐसा लगता है या न्यायालय को ऐसा लगता है कि किसी भी संदर्भ की व्याख्या में इसकी आवश्यकता है, तो वह इसको ले सकती है। यानी इसको लागू करने की बात तो नहीं है, ठीक है, और संविधान के भाग के तौर पर भी स्वीकार नहीं किया गया है पूरी तरह से, लेकिन आंशिक तौर पर इसको स्वीकार भी किया गया है, पूर्ण रूप से अस्वीकार इसको नहीं किया गया है। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? अभी हमने ही बताया आपको कि एसआर मुंबई केस जो था बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, एसआर मुंबई बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह बताया था कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ठीक है, इसको हम पहले एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो केशवानंद भारती मामले में भी इसको स्वीकार किया। भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। भाई, हमने आरंभ में आपको बताया कि उद्देशिका यह बताती है कि हमारा संविधान किस प्रकार का होगा। अब अगर संविधान ही निकाल दें शेष, तो उद्देशिका क्या करेगी? ठीक है ना। तो वास्तव में संविधान के साथ उद्देशिका अगर आप जोड़ते हैं तब उद्देशिका स्वतंत्र, तब तो उसका कोई अस्तित्व है। जैसे आत्मा का शरीर के साथ कोई संबंध है, तो अगर आत्मा है तो शरीर है, शरीर है तो आत्मा है। कह सकते हैं कि शरीर है तो ही ना आत्मा है, अगर शरीर नहीं तो आत्मा कहां रहेगी? तो उद्देशिका भी तो आत्मा ही है। अगर संविधान का ही अस्तित्व, अगर संविधान ही नहीं है तो उद्देशिका का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? के एम मुंशी साहब। के एम मुंशी साहब ने क्या कहा है कि
भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली का मतलब क्या है? सब कुछ इसी में छिपा हुआ है। अगर समझा जाए तो मूल स्वरूप क्या है भाई? उद्देशिका के प्रावधानों की विभिन्न भागों में युक्त युक्त व्याख्या की गई है, लेकिन वास्तव में कुंडली कौन है, या आधार कौन है, या उसका जो मूल है वो कौन है? तो वो है प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना। और इस बात किसने कहा था? के.एम. मुंशी साहब ने कहा था। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? पवित्र दस्तावेज बी.आर. अंबेडकर। इसीलिए बी.आर. अंबेडकर साहब को यह माना जाता है कि उन्होंने हमेशा संविधान को सीने से लगा के रखा। मतलब ये कि हम इसको अगर हम कानून के आधार पर देखें, राष्ट्र के आधार पर देखें, देश के आधार पर देखें और व्यवस्था के अनुरूप देखें, तो ये क्या है? हमारा एक पवित्र दस्तावेज है जो आपको एक स्वतंत्र नागरिक के तौर पर रहने, कुछ कार्य करने, सोचने, विचारने, दूसरे की स्वतंत्रता का पालन करने और इस प्रकार से एक जीवन व्यतीत करने कि हमको किसी समस्या ना हो और हमारे लिए कोई समस्या ना बने, तो वास्तव में वह संविधान ही है। क्योंकि जिस प्रकार से एक धार्मिक क्रियाकलाप आपको एक शिष्ट नागरिक बनने की सलाह देते हैं या शिष्ट नागरिक बनाने में योगदान करते हैं, उसी प्रकार से संविधान भी आपको एक व्यवस्थित स्वरूप में किसी राष्ट्र में रहने और उसके प्रति प्रेम, आदर या सम्मान प्रकट करने की या सब लोगों को मानव समझने की एक भावना को जो प्रेरित करता है, वो कौन है? भारतीय संविधान है। इसी आधार पर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब ने क्या कहा था कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने आज इस वीडियो में आपको उद्देशिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने की कोशिश की। उद्देशिका हम अलग से पढ़ाएंगे भी, तो उसमें हम उद्देशिका को पूरा अलग से भी पूरी व्याख्या करेंगे। जैसे हम एस.आर. मुंबई की इसकी व्याख्या भी करेंगे, केशवानंद भारती बनाम की बात भी करेंगे, हम गोलकनाथ केस की चर्चा भी हम करेंगे। ठीक है, तो जो जो इससे संबंधित केसेस हैं उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। यहां हम एक सेंट्रल आइडिया, एक जनरल आइडिया, जनरल परसेप्शन में कुछ थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कम समय में उसकी व्याख्या करने की कोशिश हम यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं इसके बाद हम अगले कंटेंट के साथ में। थैंक यू।